नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष नई कविता के महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल इस कविता का सारांश या मूल भाव या केंद्रीय भाव तथा संदेश या उद्देश्य को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में यानी इस वीडियो में मैं केवल नई कविता के महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए कविता का सस्वर वाचन, शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि मैं उनके द्वारा रचित बकरी नाटक पर वीडियो बनाते वक्त सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का सामान्य परिचय दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का सामान्य परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। तो आइए अब मैं आपके समक्ष नई कविता के महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए कविता का सस्वर वाचन, शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अब मैं आधुनिक काल के महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए कविता का सस्वर वाचन प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हूं गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। आइए अब मैं आधुनिक काल के महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए कविता का व्याख्या भाग प्रस्तुत करता हूं। साथ ही साथ विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को अपनी कॉपी पर लिखने का प्रयास करें
और उसे याद भी करने की कोशिश करें, ताकि जब भी मैं प्रत्येक पद्यांश की व्याख्या करूं, आपको व्याख्या समझने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। अतः प्रत्येक पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को अपनी कॉपी पर अवश्य लिखें और उसे याद भी कर लें। आइए। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। उपरोक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहां पर बतलाने की कोशिश करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा और उसे अपनी कॉपी पर भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। शब्दार्थ: मेघ यानी बादल, बन-ठन के यानी सज धज के, बयार यानी हवा, पाहुन यानी अतिथि या मेहमान, बन-ठन के यानी तैयार होकर, संवर कर यानी सज धज के साथ। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता मेघ आए से ली गई है। इस पाठ के रचयिता आधुनिक काल के महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी नई कविता के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्य खंड में कवि ने प्रकृति का सजीव व सुंदर चित्र उपस्थित करते हुए आसमान में छाए हुए काले काले मेघों के आने का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि ने मेघों की तुलना अतिथि या मेहमान या पाहुन या दामाद से की है। व्याख्या भाग: मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, अर्थात कवि कहते हैं कि अब गर्मी के दिन बीत चुके हैं, यानी वर्षा ऋतु आ चुकी है। अब उन्हें गर्मी से राहत मिलने वाली है। लो, अब तक हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अब यानी बादल सज धज के साथ सुंदर वेश धारण करके आसमान में आ गए हैं। जिस प्रकार एक अतिथि सज धज कर गांव में आता है, ठीक उसी प्रकार मानो मेघ भी सज धज कर आसमान में आ गए हैं। जिस प्रकार गांव में शहर का कोई व्यक्ति अतिथि बनकर जब आता है तो सारा गांव हर्ष और उल्लास से झूम उठता है, ठीक उसी प्रकार मेघ के आने से पहले हवा सुहावनी होकर मंद मंद बहने लगती है। अर्थात मेघ के आने से पहले उसके आगे आगे हवा नाचती गाती हुई चल पड़ी है। अतिथि के रूप में मनोरम मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी हैं। कारण मेघ रूपी अतिथि के आने की सूचना घर घर पहुंच गई है। कहने का अर्थ यह है कि भीषण गर्मी पड़ने के कारण लोग परेशान थे। मेघों के आने से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। लोगों ने गर्मी से राहत पाने के लिए
अपने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां खोल रखे हैं ताकि घर में ठंडी हवा प्रवेश कर सके और गर्मी से उन्हें राहत मिल सके। ऐसा लगता है जैसे गांव में शहर का कोई मेहमान सज धज कर आ गया हो। ठीक उसी प्रकार बादल भी बन संवर कर आ गए हों। मेघों के आने से हवा अत्यंत प्रसन्न हो गई है। प्रकृति में उल्लास और उत्साह का वातावरण है। आशय यह है कि ग्रीष्म ऋतु अब बीत चुकी है और वर्षा ऋतु आ चुकी है। काले काले बादल आसमान में छा गए हैं। हवा भी मस्ती से चलने लगी है। लोगों ने वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं ताकि घर में ठंडी हवा प्रवेश कर सके। चारों तरफ बादलों के बरसने की चाह है। लोगों में एक अद्भुत उमंग और उल्लास दिखलाई दे रहा है। काव्य सौंदर्य। इस कविता में कवि ने मेघों की तुलना अतिथि या मेहमान या पाहुन से की है। उपर्युक्त पद्य खंड में मेघों के आने का रोचक वर्णन है। कविता में प्रकृति का मनोरम चित्र खींचा गया है। कविता की भाषा बिल्कुल बोलचाल की सरल और सहज है। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए, बड़े बंठन के संवर के। आइए उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं मैं उसके अर्थ को बतलाने की कोशिश करता हूं। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी पर लिखने की कोशिश करें और याद भी करें। शब्दार्थ: उचकाए यानी ऊंची किए हुए। घाघरा गांव की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र। बांकी चितवन यानी तिरछी नजर। ठिठकी यानी हैरान होकर रुकना। झांकने लगे यानी देखने लगे। धूल यानी रज। संदर्भ वही प्रसंग। प्रस्तुत पद्य खंड में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। साथ ही आसमान में छाए हुए काले काले मेघों के आने का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि ने मेघों की तुलना अतिथि या मेहमान या पाहुन से की है। साथ ही भारतीय ग्रामीण परिवेश तथा सांस्कृतिक वातावरण को दिखलाने का प्रयास किया है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि बादल आकाश में सज धज के साथ आ गए हैं। जिस प्रकार अतिथि के आने पर लोग उत्सुकता से अपनी गर्दन उठा उठाकर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार तेज आंधी
चलने के कारण पेड़ पौधे भी झूमने लगे हैं। पेड़ों और झूमती हुई डालियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे भी गर्दन उठा उठाकर मेघ को देखने की कोशिश कर रहे हों और देखकर प्रसन्न हो रहे हों। जिस प्रकार अतिथि के आने पर गांव की लड़कियां इधर उधर भागने और छिपने लगती है, ठीक उसी प्रकार तेज आंधी चलने के कारण धूल ऐसे भाग रही है मानो वे भी सुंदर युवतियों की तरह घाघरा उठाकर भाग रही है। यहाँ दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि तेज हवाएं चलने के कारण धूल भी उड़ने लगी है। आंधी ऐसी जोर से चलने लगी है मानो कोई ग्रामीण वाला घाघरा उठाकर घर की ओर मेघ रूपी दामाद जी के आने की सूचना देने हेतु दौड़ रही हो। प्रकार गांव में शहर से अतिथि के आने के बाद गांव की दुल्हन ठिठकती है और अपने घूंघट की आड़ में से अतिथि को देखती है, ठीक उसी प्रकार नदियां मानो उन्हीं दुल्हनों की भांति ठिठक तिरछी नजरों से मेघों को देख रही है। आशय यह है कि काले काले मेघ आकाश में आच्छादित हैं या सुशोभित हैं। तेज हवा चलने के कारण पेड़ पौधे नीचे झुक गए हैं। धूल भरी आंधी चल रही है। ऐसे समय में नदी का मोड़ बहुत ही सुहावना लग रहा है, अर्थात मेघों की साज सज्जा देखने के लिए घूंघट सरकने लगे हैं। सभी स्त्रियां उत्सुकता और प्रसन्नता से उन्हें देखने में लगी हुई हैं। यहाँ मेघों और पेड़ों को पुरुष के रूप में तथा आंधी, धूल और नदी को स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। काव्य सौंदर्य। इस कविता में कवि ने मेघों की तुलना अतिथि या मेहमान या पाहुन से की है। उपयुक्त पद्य खंड में मेघों के आने का रोचक वर्णन है। कविता में प्रकृति का मनोरम चित्र खींचा गया है तथा प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। इस कविता में बादल, मेघ, हवा, पीपल, धूल, आंधी का मानवीकरण किया गया है। कविता की भाषा बिल्कुल बोलचाल की सरल और सहज है। उपयुक्त पद्य खंड में भारतीय ग्रामीण परिवेश तथा सांस्कृतिक वातावरण को दिखलाया गया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधिलीन ही बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सावर के। उपयुक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहां पर
बताने की कोशिश करता हूं। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कठिन शब्दों के अर्थ को कम से कम कॉपी पर लिखने का प्रयास करें और उसे याद भी करने की कोशिश करें। शब्दार्थ: जुहार की यानी आदर पूर्वक नमस्कार करना या प्रणाम करना। सुधि यानी याद। अकुलाई यानी बेचैन या व्याकुल होना। ओट होना यानी छिपना। किवाड़ यानी किवाड़ या दरवाजा। हर्षाया यानी खुश होना। ताल यानी तालाब। परात यानी थाल जैसा एक बड़ा सा बर्तन। संदर्भ: वही प्रसंग। प्रस्तुत पद्य खंड में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए आसमान में छाए हुए काले काले मेघों के आने का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि ने मेघों की तुलना अतिथि या मेहमान या पाहुन से की है तथा भारतीय ग्रामीण परिवेश तथा सांस्कृतिक वातावरण को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। व्याख्या: कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार गांव में किसी अतिथि के आने पर घर के बड़े बुजुर्ग उनका स्वागत करते हैं, नमस्कार प्रणाम आदि कर कुशल समाचार पूछते हैं, ठीक उसी प्रकार साल भर बाद मेघ रूपी अतिथि के आने पर पीपल के बड़े बूढ़े पेड़ ने झुककर मानो उसे नमस्कार किया। घर की बहु भावज बहुदिनों के बाद अतिथि या दामाद जी के आने पर किवाड़ या दरवाजे की ओट में उनसे स्नेह भरे शब्दों में शिकायत करती है, जैसे साल भर बाद हमारी याद आई। ठीक उसी प्रकार हवा के झोंकों से लहराती हुई लताएं मानो मेघों से शिकायत कर रही है, आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, यानी आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी, अर्थात तुमने तो बरसों बाद हमारी सुध ली है। मेघ रूपी अतिथि के आने पर पोखर यानी तालाब हर्ष से झूम उठे हैं, मानो तालाब मेहमान या पाहुन के स्वागत के लिए पैर धोने के लिए परात भर पानी लाया हो। मेघ के आने पर प्रकृति में हर्ष और उल्लास का माहौल है। आशय यह है कि वर्षा ऋतु आ चुकी है। काले काले मेघ आकाश में छाए हुए हैं। ठंडी हवा के झोंकों से पीपल का पुराना वृक्ष झुक गया है। प्यासी लताएं मानो पानी बरसने की आशा में बहुत खुश है। तालाब का पानी भी तेज हवा के चलने के कारण लहरें ले रहा है, अर्थात तेज हवा के चलने के कारण तालाब में लहरें उठ रही है। सारी प्रकृति प्रसन्न है, प्रकृति में एक हलचल है। काव्य सौंदर्य: इस कविता में कवि ने मेघों की तुलना अतिथि या मेहमान या पाहुन से की है। उपर्युक्त पद्य खंड में मेघों के आने का रोचक वर्णन है। कविता में प्रकृति का मनोरम चित्र खींचा गया है तथा प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। इस कविता में मेघ, हवा, पीपल, धूल, आंधी, पेड़, नदी, तालाब का मानवीकरण किया गया है। कविता की भाषा
बिल्कुल बोलचाल की सरल और सहज है। उपर्युक्त पद्य खंड में भारतीय ग्रामीण परिवेश तथा सांस्कृतिक वातावरण को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाया गया है। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के, अश्रु ढर के मेघ आए बड़े बंठन के सवर की। उपयुक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी पर लिखने का प्रयास करें और उसे याद करने की भी कोशिश करें। शब्दार्थ: क्षितिज यानी जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अटारी यानी पक्की इमारत। गहराई यानी छा गई। दामिनी यानी बिजली। गांठ खुल गई यानी भेद प्रकट हो गया। बांध यानी सेतु या पुल। अश्रु यानी आंसू। भ्रम यानी भ्रम या संदेह। संदर्भ वही। प्रसंग: प्रस्तुत पद्य खंड में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए आसमान में छाए हुए काले काले मेघों के आने का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि ने मेघों की तुलना अतिथि या मेहमान या पाहुन से की है तथा भारतीय ग्रामीण परिवेश तथा सांस्कृतिक वातावरण को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। व्याख्या: कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि अब आकाश में काले काले मेघ घने होकर छा गए हैं। ऊंचे ऊंचे महलों पर खड़े होकर देखने से बिजली की चमक साफ नजर आ रही है। अर्थात आकाश अब काले काले बादलों से भर गया है। हवा तेज चल रही है। बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। मेघों के आने से सभी प्रसन्न हैं, क्योंकि अब उन्हें पूर्णतः विश्वास हो चुका है कि अब वर्षा होगी और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। अब हमें मेघ धोखा देकर नहीं जाएगा। फलस्वरूप सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है। खुशी से सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। कारण कुछ दिनों से लोग भीषण गर्मी की मार को झेल रहे थे। कई बार तो उन्हें भ्रम भी हो गया था कि संभवतः मेघ यानी दामाद जी उनसे नाराज हो गए हैं, इसलिए वे अब नहीं आएंगे। पर अब उनका वह संदेह दूर हो चुका है, इसलिए वे मेघों अर्थात दामाद जी से क्षमा मांग रहे हैं। अर्थात उनके मन में दामाद जी या पाहुन जी को लेकर जो संदेह था कि अवश्य ही किसी बात को लेकर दामाद जी दुखी हैं और अब वे नहीं आएंगे, परंतु उनके अर्थात मेघ के आने से वह संदेह
अब दूर हो गया है। अर्थात अब उनका मन पूरी तरह से साफ हो चुका है। मेघों के आने पर उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गए हैं। झरझर की आवाज में उनका प्रेम उमड़ पड़ा है। उनकी आंखों से लगातार बहने वाले उन आंसुओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब्र या संतोष का बांध टूट चुका है। मिलन के इन आंसुओं में लोगों की नाराजगी बह गई है। आशय यह है कि आकाश में दूर दूर तक बादलों का जमघट लग गया है। कड़ाके के साथ बिजली चमकने लगी है। अब वे धारासार बरसने भी लगे हैं, यानी चारों तरफ मूसलाधार वर्षा होने लगी है। काव्य सौंदर्य। इस कविता में कवि ने मेघों की तुलना अतिथि या मेहमान या पाहुन से की है। उपरोक्त पद्य खंड में मेघों के आने का रोचक वर्णन है तथा रिमझिम रिमझिम वर्षा होने का भी वर्णन है। कविता में प्रकृति का मनोरम चित्र खींचा गया है तथा इस कविता में बादल, मेघ, हवा, पीपल, धूल, आंधी, पेड़, नदी, तालाब, बिजली का मानवीकरण किया गया है। कविता की भाषा बिल्कुल बोलचाल की सरल और सहज है। उपरोक्त पद्य खंड में भारतीय ग्रामीण परिवेश तथा सांस्कृतिक वातावरण को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया गया है। यह कविता यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधी को भी इसे अवश्य शेयर करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में कहीं अगर आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं अगले वीडियो में उन गलतियों पर ध्यान देकर एक अच्छा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।